मित्रों, डेली करंट अफेयर्स के नाम पर पिछले साल नवंबर से मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी। कुल मिलाकर एक एक्सेल फाइल ही होती है जिसमें अलग अलग महीने के सारे करंट अफेयर्स डाले होते हैं। तो नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। अभी वैसे तो मैं यूट्यूब पर इसके डेली वीडियो डालता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से मैं नहीं डाल पाया। उसका कारण कि मुझे कोरोना हो गया था और उसके बाद जब ठीक हुआ तो जो उतने दिन काम नहीं किया था उसका सारा लोड करते करते तो उसी में मैं था। हालांकि वीडियो मैं नहीं बनाए, टेक्स्ट के रूप में तो वो चीज़ मैं लिखता ही गया हूँ। तो मई महीने भी आप पाएंगे 22, 23, 24 ऑल द वे अप टू पूरा मई मंथ आई हैव कंप्लीटेड इन द एक्सेल फाइल। और उसी तरह जून में भी काम जारी है। जून में थोड़ा अप्रोच मैंने बदला है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में भी रोज़ कुछ एग्ज़ाम के लिए ज़ोरदार खबरें होती नहीं। सो रादर देन गोइंग फॉर डेली करंट अफेयर्स, वीकली बेसिस पर क्या बड़ी बड़ी घटनाएं रोज़ के अखबार में देखने को मिली, उसे मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि जून महीने की ये जो स्प्रेडशीट बनी, उसमें जून महीने की स्प्रेडशीट में जो तारीखें हैं वो ऐसे 1, 2, 3, 4 करके नहीं लिखी, रादर देन इट इज़ लाइक दिस। वीक 1 मतलब 1 से लेकर 7 तारीख में इतने समाचार मुझे काम के लगे। फिर वीक 2 मतलब 8 से 14 में, वीक 3, 4 का भी काम जारी है, धीरे धीरे मैं वो भी डालूँगा। तो इस तरह से अब मैं सोच रहा हूँ वीकली बेसिस पे वीडियो कुछ बनाए जाएँ, क्योंकि डेली में तो इतने समाचार होते ही नहीं कि वो वीडियो के लायक हों। खैर, तो अपने इस वीडियो का मुद्दा है वीक 2 ऑफ जून मंथ में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में काम की चीज़ें क्या थी। तो एक्सेल फाइल में मैं ये करूँ कि पहला कॉलम सेलेक्ट करूँ, कॉलम एक्शन, फिल्टर, और उसमें सिर्फ वीक 2 हम देखें। दूसरा कॉलम इकोनॉमी, वो तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया, तो अब हमने देखना है वापस से फिल्टर, और हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिटी। फिर तीसरे कॉलम में उसके सब टॉपिक आए, जैसे राइट्स इश्यू, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस वगैरह वगैरह। ये जो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला, दिस इज़, ये आईपैड के अंदर हो रहा है तो थोड़ा अलग दिखेगा। वैसे यही चीज़ मैंने टेस्ट की है विंडोज सिस्टम में भी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इट वर्क्स। एक्सेल फाइल में हो सकता है यहाँ पर मेनू आगे पीछे कहीं पर हो थोड़ा अलग, लेकिन अंदर की चीज़ वो तो सेम टू सेम है। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये जून वीक 2 में पॉलिटी में क्या काम की चीज़ें थी। एक तो मुद्दा राइट्स इशू। राइट्स इशू में LGBT समलैंगिक समुदाय के अधिकार। कुछ रूढ़िवादी लोग, कंजर्वेटिव पीपल, वो ये मानते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, ये असल में एक मानसिक विकार है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिजीज़, तो उसको मेडिकल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे रूढ़िवादी लोग वो कुछ नीम हकीम टाइप का कन्वर्जन थेरेपी करते हैं, जहाँ पर ऐसा जो समलैंगिक व्यक्ति हो उसे सब फिजिकल इमोशनल टॉर्चर दे के कि अब से तुम ये सब भूल जाओ, ठीक हो जाओ वगैरह। कुछ साउथ इंडिया में ये चल रहा था। इस पर कुछ पिटीशन हुई तो मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि ऐसी ये जो कन्वर्जन थेरेपी चल रही है उसको तुरंत ही बंद करवाया जाए, एक्शन लिया जाए। सो दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा मुद्दा क्या है वो सेल्फ स्टडी में देख लेना भाई, IPC, और उसमें वो जो था सेक्शन 377, वो क्या कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच जो रिलेशंस हो, दैट टाइप ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज़ डिक्रिमिनलाइज्ड। खैर, वो अभी इसमें नहीं मिलेगा, 1-2 साल पुराने जो ये मंथली करंट अफेयर्स के PDF होते हैं उसमें देख लेना, तो आपके पास मुद्दे हो गए। बियॉन्ड दिस, अब इसमें भी बहुत सारे कॉलम तो आते रहे इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन इतना जानने लायक था नहीं। जो थी 2 लाइन की चीज़ हमने देख ली। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट्स इशू में राइट टू हेयर स्टाइल, या फिर मेंस पेपर 2 और उसमें कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि ये अपने नौजवान साउथ कोरिया के अंदर जो पॉप स्टार है उनकी हेयर स्टाइल और बोलने की नकल करते हैं, जिससे अपनी सभ्यता वो जोखिम में है। तो सभी नॉर्थ कोरिया के नौजवानों ने हेयर स्टाइल मेरे जैसी रखनी है, और सभी महिलाओं ने हेयर स्टाइल मेरी वाइफ के जैसी रखनी है। ये सब अपनी एग्ज़ाम में काम क्या है? क्या उल्टी तरह से काम का है। भारत के अंदर राइट टू हेयर स्टाइल है क्या? वैसे राइट टू हेयर स्टाइल तो है, आप मन चाहे ऐसा कर सकते हैं, बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर आप सेना में नौकरी करते हैं तो फिर ये नहीं कहते वो टिकटॉक वाला झाड़ू वाला हेयर स्टाइल मुझे करना है, वो तो जो होगा आर्मी कट वही आपने लगाना होगा। आपको सिख समुदाय को कुछ उसमें छूट हो सकती है,
तो इस तरह से जब हम बड़ा सा निबंध बनाए 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस या हमें अपने लोकतंत्र पर क्यों नाज होना चाहिए, तो ये सारी आज़ादी जो हमें मिली है संविधान में, उसका महत्व आपने बताना है। ये जब बात की है हेयर स्टाइल की, मुझे कुछ महीने या साल पहले की एक केस स्टडी याद आती। वेस्ट बंगाल में ये हुआ कि वहाँ किशोरों में ये टिकटॉक टाइप के सब झाड़ू हेयर स्टाइल, और फिर उस हिसाब से उसको कलर लगवाना, और फिर वो गैंग कल्चर दैट वाज डेवलपिंग खासकर हाई स्कूल में, और फिर वो गैंग कल्चर में एक दूसरे के साथ बुलिंग करना, ये सब समस्याएं थी। तो एक हाई स्कूल टीचर ने जाकर सब हेयर स्टाइल और टैटू बनाने वालों को विनती की कि आप अब से जो भी ऐसे स्कूल के बच्चे हैं उनको ना ऐसी फैंसी हेयर स्टाइल करने दें, ना ऐसा टैटू लगवाने दें। तो कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ हेयर स्टाइल और टैटू बनाने वाले दुकानदारों ने हमारी रोज़ी रोटी चली जाएगी वगैरह। तो आप भी ये सोचिए, अगर ऐसी कोई केस स्टडी हो, हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस? क्या आपको लगता है कि टैटू और हेयर स्टाइल से नौजवान की वैल्यू सिस्टम पर कुछ असर होता है, या फिर उसमें बुलिंग और गैंग कल्चर बढ़ता है? इफ़ यस, देन व्हाट शुड बी डन अबाउट दैट वगैरह। राइट्स इशू में तीसरा मुद्दा है रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम टू एडमिनिस्टर योर रिलीजियस टेम्पल, मॉस्क एंड अदर प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ महिलाओं को वहाँ पर प्रवेश और पूजा करने की अनुमति वैसे तो है, लेकिन पुजारन बनने की भी अनुमति है कि नहीं? तमिलनाडु में जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर आपने पुजारी बनना है तो आगम शास्त्र नाम का एक शास्त्र, उसकी सब आपको क्रियाएं पता होनी चाहिए। तो तमिलनाडु के सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं को ये आगम शास्त्र मैनुअल ऑफ वर्शिप जिन्होंने सही से पढ़ा है, उनको भी मंदिरों में पुजारन बनने की हम अनुमति देंगे। उसके सामने दूसरा मुद्दा क्या है, सबरीमाला, और फिर वहाँ पर क्या रुख है, वो सब चीज़ें भी आप तैयार करें। तो कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा मुद्दा एक साथ वीमेन एंड रिलीजियस फ्रीडम पर आप अच्छा जवाब लिख सकें। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होती है आजकल, तो कोरोना के चलते वर्चुअल हियरिंग, उन सब का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर, यूट्यूब पर किया जाए कि नहीं, उस पर एक समिति बनी थी। मेरे ख्याल से जस्टिस चंद्रचूड़िया कोई थे बड़े जस्टिस। तो अगर ऐसी कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग टेलीकास्ट की जाती है, उसमें क्या ख्याल रखे जाएं? खैर अभी तो ये टॉपिक डेवलप हो रहा है, सो वी विल नॉट स्पेंड मोर टाइम। जब फाइनलाइज हो जाए, कुछ और कॉलम आए अच्छा बुरा ये है, तब हम देखेंगे। जुडिशरी में ही एक और मुद्दा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कुछ डेटा रिलीज़ किया कि भारत के अलग अलग 25 हाई कोर्ट में जितने भी जजों की टोटल अलाउड वैकेंसी है उसमें 40% वैकेंसी है। पटना हाई कोर्ट में जितने जज होने चाहिए उसमें 62% वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 जजों की करीब वैकेंसी होगी। तो स्वाभाविक है ये सब होगा तो केस में विलंबितता, केस पेंडेंसी बढ़ेगी, और ख़ासकर दीवानी मामलों में, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, उसमें ऐसी पेंडेंसी बढ़े तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा नहीं। और ये सब चिंता पहले इकोनॉमिक सर्वे भी बता चुका है, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए वो भी हम पढ़ चुके हैं विन 20 सीरीज़ में। तो वैसे इसमें कुछ नया जानने लायक नहीं था, सिवाय कि पटना में हाईएस्ट जजिस वैकेंसी है, लेकिन ये कोई ऐसा फैक्चुअल मामला नहीं जो एमसीक्यू में पूछा जाए कि किस राज्य का ख़राब दिखता है। मीन्स में हाँ ऑफकोर्स आप कुछ लिख सकते हैं, दीज आर द वरीसम डेवलपमेंट्स। फिर पॉलिटी में आखिरी मुद्दा ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में वैसे पैरेलली कुछ और भी मुद्दे चल रहे हैं, वो सब सेफ हार्बर और ट्विटर वगैरह, उसके भी चीज़ें क्या थी वो आप ये अलग अलग बाकी की एक्सेल फाइल में हैं, मई अप्रैल मार्च, वो सेफ हार्बर रूल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। वापस से सब कंट्रोवर्सी, लेकिन उसे और डेवलप होने दो फिर देखते हैं। सोशल मीडिया में और नया क्या चला, कुछ यूएनएचआरसी की रिपोर्ट आई जिसमें सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर की बात हुई, सूचना की बीमारी। कुल मिलाकर ये है कि आप जानबूझ के फेक न्यूज़ फैलाएं ताकि आपको सोशल हार्म क्रिएट करना है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना है, राजनीतिक ध्रुवीकरण या समाज में कुछ हिंसा या सौहार्द खराब करने के लिए आप गलत जानकारी जो रिलीज़ करना शुरू करें। तो ये ख़राब क्यों है, उसके सारे मुद्दे बताए गए कि जनता को फिर सही जानकारी नहीं मिलेगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जनता का लोगों का सरकार में, दूसरे समुदायों में, दूसरे धर्मों में विश्वास कम होगा, सौहार्द बिगड़ेगा, हिंसा बढ़ेगी। और जो सच्चे पत्रकार हैं उनका ज़्यादातर समय और संसाधन वो ऐसी फेक न्यूज़ है, वो फेक क्यों है वो साबित करने में ही चला जाएगा, तो फिर असल में जो नया करप्शन एक्सपोज करना हो वो कर नहीं पाएंगे।
उसी तरह ये सिविल राइट एक्टिविस्ट वगैरह को भी ट्रोल किया जाता है, परेशान किया जाता है, रशिया चाइना वगैरह में कैसे इंटरनेट पर पाबंदी। तो जब बड़ा सा कोई निबंध लिख रहे हैं ये सब मुद्दे कोट कर सकते हैं। तो वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पहले से नहीं जानते, तो ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, पढ़ना चाहिए ताकि अपनी वोकेबुलरी बेहतर हो और उस हिसाब से निबंध में हम अच्छे से उन बातों को पेश कर सकें। तो ये हमने पढ़ लिया पॉलिटी इन वीक 2 जानने लायक चीज़ें क्या थी। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में क्या था। तो वापस मैं कॉलम सेलेक्ट करूं, फिल्टर, और फिल्टर में हम चुन लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस। तो सबसे पहले पर्सन इन न्यूज़, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और उसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस। इनको वापस सेकंड टर्म के लिए पुनः नियुक्ति दी गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनुमति दी और भारत ने भी इसका समर्थन किया। वैसे भारत का खुद का कोई कैंडिडेट अब तक सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं बना? क्या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप नहीं हमारी, इसलिए अपना पावर कम है? ये सब मुद्दों पर आप गौर करिए फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। जहाँ तक प्रीलिम की बात है एमसीक्यू की, तो हमें पता होना चाहिए अच्छा ये आदमी और ये रीअपॉइंटमेंट इज़ पॉसिबल वगैरह। फिर डिफेंस, सामान्य रूप से अलग अलग युद्ध होते हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, समिति कुछ बनी होगी, सामान्य लोगों को तुरंत जानकारी नहीं दी जाती कि वो सब सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल गुप्त जानकारी है। सरकार ने एक नीति बनाई है कि 25 साल बाद ऐसी सब जानकारियों को हम पब्लिक डोमेन में सामान्य रूप से, मतलब कि सिवाय कि बहुत ही सेंसिटिव हो तो नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे, बाकी सब चीज़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद एक हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट बनी थी, लेकिन अब तक उसे रिलीज़ नहीं किया गया, तो शायद अब रिलीज़ कर सकते। तो जब रिलीज़ करेंगे तो लंबी चौड़ी कॉलम बनाएंगे, हम लोग पीएचडी करने बैठेंगे क्या? जवाब है नॉट मच, क्योंकि ये मुद्दा आएगा कहाँ पर? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स पेपर 1, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये चीज़ आएगी, इंडिया चाइना वॉर। पेपर 2 में भी आ सकता है, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ पर कंटेम्पररी चीज़ पूछते हैं कि 1960 में क्या हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आप पाएंगे कि एक तो हर साल प्रश्न पूछते नहीं, और पूछते हैं तो मोस्टली जेनेरिक थिंग्स आर आस्क्ड। खैर फिर भी अगर आएगा रिपोर्ट तो देख लेंगे क्या मुद्दे थे, लेकिन एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड की तरह जो घुस घुस के पीएचडी करते हैं, वो करने हम नहीं बैठेंगे। प्लेसेस इन न्यूज़ में ये इथियोपिया में टिग्रे रीजन, वो नक्शे में देख लेना, उसके पड़ोसी देश और समंदर और वो सब क्या है, सिविल वॉर के चलते चर्चा में। समिट में एक तो G7 समिट, वो तो हमने आगे देख लिया इकोनॉमी पिलर 3 में, और डिटेल में उसको पढ़ेंगे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह विन 21 फ्री लेक्चर सीरीज़ में। इसके अलावा ये सब चाइना का ही नाम लिया है, तो चाइना की एक तो ये वीवो मोबाइल कंपनी, वो अपने क्रिकेट स्पॉन्सर थी, फिर पिछले साल ये सब डोकलाम और जो भी तनाव चल रहे होंगे तो स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई ने मना कर दिया। फिर वापस 2021 में कुछ ज़रूरत पड़ी तो वापस से स्पॉन्सर बना दिया। इस तरह कंपनी एक और भी है लीनिंग, जो ओलंपिक के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म बना कर देने वाली थी, फिर हमने कहा नहीं दे ये, वगैरह वगैरह। ये भी सब वही चीज़ मित्रों, लंबे लंबे वीडियो तो बन सकते हैं, लेकिन आप खुद को प्रश्न पूछिए इसमें से प्रश्न कहाँ पर आएगा और मैं कितना कंटेंट लिख सकता हूँ। चीन में तीसरी चीज़ ये आप जानते हैं, चीन में सब मानव अधिकार हनन, ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है, हांगकांग में भी, फिर वो जीजियान प्रांत और वो सब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। तो अमेरिका और यूरोप के सरकारों द्वारा चीनी अफसरों पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध। प्रतिबंध में क्या होगा? ट्रैवल वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होंगे, उनके अगर फॉरेन बैंक में अकाउंट होंगे, शेयर बॉन्ड खरीदे होंगे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी अमेरिका यूरोप में, तो वो सब जब्त की जाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए अब जैसे के साथ तैसा, टिट फॉर टैट, चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पासिंग अ लॉ कि जहाँ पर अगर चीनी अफसरों के साथ या नेताओं के साथ ऐसा हुआ तो अमेरिकी नेता और अमेरिकी अफसरों की भी जो प्रॉपर्टी चाइना में होगी उसको जब्त किया जाएगा वगैरह। क्या रशिया और चाइना एक तरफ और उन पर लग रहे सैंक्शन एक तरफ, और सामने यूएस और यूरोप एक तरफ, जो लोग ये सैंक्शन लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा ही एक ही बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके क्या मुद्दे एक साथ तैयार करके कंप्लीट करो विदाउट डूइंग पीएचडी ऑन द मैटर। तो पॉलिटी हमने देख लिया, इंटरनेशनल रिलेशन देख लिया। अभी थोड़ा और टाइम निकाल कर ये पर्सन इन न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो मैं वापस सिलेक्ट करूँ कॉलम एक्शन, क्विक फिल्टर,
पर्सन इन न्यूज़। IAS IPS वाली एग्ज़ाम में सामान्य रूप से MCQ में पर्सन इन न्यूज़ पूछे नहीं जाते, किसको क्या अवार्ड मिला या किसने कौन सी किताब लिखी। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड ऐसा है। हालांकि बड़ी चीज़ों तो पता होना चाहिए, जैसे कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला, किस विषय में मिला। शायद नाम नहीं पूछे, लेकिन वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मेडिसिन का कुछ सिद्धांत पूछा जाए, मालूम होना चाहिए। बाकी नॉन IAS एग्ज़ाम जैसे CAPF CDS बैंकिंग स्टेट सर्विसेज SSC वगैरह में तो ये सब पता होना चाहिए। हाँ, तो अपॉइंटमेंट में क्या, इजराइल में नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो बेंजामिन नेतान्याहू के दिन ख़त्म हुए। फिर अमूल के MD को प्राइज़ मिला। पुलित्ज़र प्राइज़ किन किन को मिले वो पढ़ लेना, किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, तो जर्नलिज़म के लिए दिए जाते हैं। फिर अवार्ड में एक और चीज़, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वो जैसे अपना पद्मश्री पद्मभूषण वगैरह होता है, उसी तरह ब्रिटिश हुकूमत में भी ऐसे कुछ इनाम दिए जाते हैं। तो अमीका जॉर्ज जो कि केरला के उनके माँ बाप हैं, उन्होंने कैंपेन चलाया था पीरियड पॉवर्टी, मासिक धर्म के चलते गरीबी की। जितने दिन महिलाएं स्कूल में नहीं जा पाए या नौकरी पे नहीं जा पाए या फिर कि उनके साथ जो भेदभाव किया जाए उसके चलते वो अपने जॉब कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाती और गरीब रह जाती हैं, ऐसा ये कंसेप्ट, उस पर बहुत अवेयरनेस चलाई, तो उन्हें ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो शायद हमें ये नाम याद ना भी रहे, तब भी मेंस में ये जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी के अलग अलग आयाम होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, आपके पास पैसा नहीं, कुछ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, पैसा तो है थोड़ा बहुत लेकिन सब सुख सुविधाएं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी LPG गैस वगैरह। एंड देन देयर इज़ अनदर एंगल लाइक दिस ऑल्सो, पीरियड पॉवर्टी, कि शायद थोड़ी पढ़ाई भी की लेकिन आप जॉब इन अदर प्लेसेस यू आर अनेबल टू प्रोग्रेस। तो सोचिए, बुक्स एंड ऑथर में जयराम रमेश की किताब और फिर ये शशि थरूर की किताब वगैरह कुछ पता होना चाहिए MCQ के लिए। डेथ में डिंको सिंह देहांत हुआ, वो बॉक्सर थे। फिर अब अभी एथलीट मिल्खा सिंह का भी देहांत हुआ, लेकिन वो बाद वाले वीक में आएगा, तो इसमें अभी एक्सेल फाइल में नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी का देहांत हुआ था जो वॉलीबॉल कैप्टन रही थी। फिर डेथ में ये मिज़ोरम वहाँ पर ऐजवाल में जियो ने चना, जिनकी 38 वाइफ्स थी और इतने सारे बच्चे एंड लार्जेस्ट फैमिली का पेट्रियार्क था। इस पर तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन सीरीज़ भी बनाई है इन लोगों ने। वैसे कुछ काम का नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फटीचर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम होती है उधर ऐसा भी पूछते हैं, सो यू शुड नो दैट। प्लेसेस इन न्यूज़ में खुदा बख्श लाइब्रेरी अंग्रेज़ों के ज़माने में सीवान के जमींदार ने बनाई थी, सरकार तोड़ने वाली थी, फिर वापस बोला नहीं तोड़ेंगे। फ्रेंच ओपन क्या है, टेनिस टूर्नामेंट। अब जब भी टेनिस टूर्नामेंट हो तो MCQ में आपने तैयार करने की फाइनल में किसने किसको हराया, तो नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, ये इसको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, सिटसिपास या जो भी इसका नाम है। तो राफेल नादाल नहीं था, कोई और था।